चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास करेंगे हम लोग स्टार्ट अपनी रेजोनेंस का। हमारा बढ़िया सा टॉपिक चल रहा है, काफी कुछ रेजोनेंस के बारे में सीख चुके हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम। फिर हम कॉन्जुगेशन देख चुके हैं कहाँ होती है, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल एक इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल ट्रिपल, ये सब का सब कॉन्जुगेशन के अंदर आता है। ठीक है, फिर उसके अंदर आपने काफी कुछ सीखा है कि डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो तो उसके अंदर स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं। ठीक है, आज की क्लास के अंदर रिलेटेड टू रेजोनेंस ही बातें करेंगे और आज की क्लास मैक्सिमम यहाँ यही इस टॉपिक पे निकल जाएगी कि कौन से केस में रेजोनेंस ज्यादा होगी और कौन से केस में रेजोनेंस कम होगी। और आज मैं आपको रेजोनेंस का एक और नाम बताऊंगा जो आपने अक्सर अपने स्कूल में सुना होगा, दैट इज मीजोमेरिक इफेक्ट। और साथ ही साथ एक छोटा सा डिफरेंस है मीजोमेरिक और रेजोनेंस के अंदर, वो भी आपको आज की क्लास में पता लग जाएगा कि रेजोनेंस और मीजोमेरिक में अलग क्या है और व्हाई दुनिया इसको सेम ही नाम से जानती है। ठीक है ना। तो अब हम जो टॉपिक है, पहले एक रेजोनेंस के कुछ स्टेबिलिटी के क्वेश्चन बता दूं, 2 4 5 6 आपके रह गए थे तो वो आप लोग देख लो। ठीक है, तो आपको ये बताना है बस विच वन इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, राइट। आपको सिर्फ ये बताना है विच इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं एक साथ आपके लिए डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट है, CH2 Cl एंड CH2 F। दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे तो CH2 C Cl3 है और ये है यहाँ पे CH2 CF3। तीसरे क्वेश्चन में आएंगे हम लोग तो ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में आएंगे हम लोग तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव है। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन है और फिफ्थ क्वेश्चन भी मैं इधर ही बना देता हूँ आपके लिए, ये साथ साथ बना लो यार। ठीक है, सही है। अब मैं इसको डिस्कस करूंगा विद इन 1 मिनट, आप लोग बना लो, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। 1 मिनट के बाद मैं सारे डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगा, तो जब मैं डिस्कस करूंगा फिर आप कुछ भी नहीं करना, सही है। तो मैं एक पूरा मिनट आपको दे रहा हूँ, आप लोग कर लो आराम से। सर क्वेश्चन नंबर 5 में बी पार्ट में आपने कौन सा ग्रुप लगाया है? क्वेश्चन कौन सा? 5th। PH3 प्लस फास्फोरस है वो, मैं उसको एक ओके मिनट सर। कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, चलो भाई आ जाओ फिर सब लोग, है ना। आ जाओ सब लोग। देखो, ऐसा है कि आपको सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे रेजोनेंस कहाँ पे हो रही है और कहाँ पे नहीं हो रही। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि अगर कार्बन पे कभी भी नेगेटिव चार्ज हो और 2 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो और उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हो, तो ये बेसिकली टॉपिक जो जाता है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के अंदर जाता है। अब फिलहाल आपको ये बात पता है कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा, जितना सप्रेस होगा, जितना न्यूट्रल की तरफ जाएगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो आप बताओ यहाँ पे कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के उसके माइनस चार्ज को दबाएगा और उसको ज्यादा स्टेबल करेगा, बताओ। फ्लोरीन। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, राइट। सबको ये लगता है कि फ्लोरीन जो है वो -I इफेक्ट दिखाएगा। -I, अब आपको पता है ना इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट होता है, परमानेंट होता है और वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, यानी कि थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच के कम करता है।
एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होगा। बट यहाँ पे एक बात आपको मैं बता दूं, क्लोरीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। क्लोरीन के पास क्या है बेटा, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। उस एम्प्टी डी ऑर्बिटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे ये माइनस है, तो ये क्लोरीन जो है वो क्लोरीन के पास खाली डी ऑर्बिटल है और ये नेगेटिव उसके अंदर आराम से एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगी। मैंने शायद इस तरीके का एग्जांपल आपको पहले भी बताया था कि रेजोनेंस कहाँ पे होगी और कहाँ पे नहीं होगी, जिस दिन मैं ये करवा रहा था। और उसमें भी एक ऐसा टॉपिक आया था जिसमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गए थे। तो ये वो वाला पर्टिकुलर केस है कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है और एक तरफ माइनस आई से नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है। तो कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग है, रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव। रेजोनेंस से स्टेबिलिटी हमको यहाँ पे ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू इंडक्टिव, इसलिए मैं बात कहूंगा कि दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? पहले यस और नो का जवाब। तरनप्रीत, सुनीता, क्या आपको बात समझ में आई दोनों को? बोलो यार। यस ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो आपको बात समझ में आ गई। सुनीता से पूछते हैं। सुनीता, मेरे को एक बात बता बेटा, ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल लगता है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? बताओ। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल सेकंड। लगता है, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल लगता है। चलो देखते हैं एक बार कौन सा ज्यादा स्टेबल है। देखो बेटा, आपने थोड़ा सा ध्यान से नहीं देखा और जहां आपकी नजर हटी वहीं दुर्घटना घटी। आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि ये जो Cl3 लगे थे वो कार्बन के साथ क्लोरीन का बॉन्ड है, ठीक है। और जहां जो CF है वो कार्बन के साथ बॉन्ड है। अब ऊपर वाले स्ट्रक्चर को कंपेयर मत करो आप लोग, क्योंकि ऊपर कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कौन लग रहा था, क्लोरीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच था ऊपर। क्या आपको ये बात दिख रही है? पर नीचे कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कौन है, कार्बन ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा रख नहीं सकता, इसलिए रेजोनेंस का कोई सवाल नीचे वाले केस में नहीं उठता है। दूसरी बात, अगर नीचे वाले केस में रेजोनेंस नहीं उठता है तो कौन से इफेक्ट से स्टेबिलिटी चेक करें, तो एक ही इफेक्ट बचता है, दैट इज माइनस आई। क्योंकि फ्लोरीन 3 लगे हुए हैं और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन का CF3 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग है, इसलिए स्टेबिलिटी जो हो जाएगी वो इस बार CF3 वाले की हो जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस और नो में रिस्पॉन्स दो। यस, चल भाई आशिता थर्ड क्वेश्चन बता दे। थर्ड एक और क्वेश्चन बार का बता आंसर दो। एक और बार बता देते हैं। शौर्य क्यों लेट आता है? शौर्य यार, ये ना इंडक्टिव इफेक्ट से क्वेश्चन किया है, टॉपिक चल रहा है स्टेबिलिटी का, ठीक है। अच्छा, तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन देख, अपने आप बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। शौर्य को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देंगे। आशिता से पूछते हैं। आशिता, क्वेश्चन नंबर 3 बता बेटा। ये कार्बन पे माइनस चार्ज है शौर्य, कार्बन पे माइनस चार्ज जहां पे ज्यादा कम होगा वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है और उससे एनालाइज करना है कौन ज्यादा स्टेबल कर रहा है। सर थर्ड वाले में फर्स्ट होना चाहिए। थर्ड वाले में फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ओवर मोर सल्फर। इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव Yes, है। अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस को फटाफट खींचेगा और कम करेगा। आशिता से दोबारा से भूल हो चुकी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ग्रुप 16 में जो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है। अगर ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है तो सल्फर थर्ड पीरियड का है। अगर ऑक्सीजन के पास 2s और 2p ऑर्बिटल है तो सल्फर के पास 3s और 3p और 3d खाली पड़ा है, 3d एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा है। उस एम्प्टी ऑर्बिटल के केस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो सल्फर के खाली पड़े d ऑर्बिटल में जाएंगे और यहाँ पे रेजोनेंस होगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगी, रेजोनेंस होगी। जबकि रेजोनेंस का कोई भी केस यहाँ पे नहीं बनता है, नो रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा किधर? सही है। तो एक जगह रेजोनेंस हो रही है, एक जगह रेजोनेंस नहीं हो रही, तो स्टेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा आएगी? रेजोनेंस। इंडक्टिव इफेक्ट तो लग रहा था, ऑक्सीजन इंडक्टिव इफेक्ट लगा भी ज्यादा रहा था, वो आपकी बात गलत नहीं है, पर मोर डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है? रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव। मैक्सिमम केसेस के अंदर, 99% केसेस के अंदर जहां रेजोनेंस और इंडक्टिव चल रहा होगा, मैं आंसर अपना रेजोनेंस के हिसाब से दूंगा, ना कि इंडक्टिव के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन में आपको ये सीखने मिला, ठीक है। चलो आशिता से क्वेश्चन नंबर 4 पूछते हैं। आशिता, क्वेश्चन नंबर 4 में बता फर्स्ट और सेकंड। बता भाई, जल्दी कर। सर इसमें तो फर्स्ट ही होगा। इसमें तो फर्स्ट ही होगा, रीजन बता भाई।
सर क्योंकि वो माइनस चार्ज जो है वो तो जा ही नहीं सकता है ना ऑक्सीजन की डी ऑर्बिटल, सल्फर की डी ऑर्बिटल में। यहाँ चलो पर ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन नहीं कहने सकता का है। मतलब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रही है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर शौर्य यार दोनों केसेस के अंदर रेजोनेंस नहीं हो रही यार मेरे भाई, ठीक है शौर्य। यस देख यार, अब यस नेगेटिव सिंगल और कोई ना तो खाली ऑर्बिटल है, ना तो कोई माइनस चार्ज है, ना कोई प्लस चार्ज है, ना कोई डबल बॉन्ड है, कुछ भी नहीं है, तो रेजोनेंस तो है नहीं। अगला इफेक्ट इंडक्टिव, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू सल्फर, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऊपर की तरफ, माइनस को ज्यादा सप्रेस करेगा और ज्यादा स्टेबल करेगा। तो आंसर आएगा यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट की वजह से, राइट, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस का सवाल नहीं था। सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। शौर्य बता, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देख, नाइट्रोजन ने यहाँ पे NH3 बना रखा है, 4 बॉन्ड नाइट्रोजन ने बना रखा है। मैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 बताता हूँ तेरे को। 1s2 2s2 2p3 बनेगा बेटा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2s2 2p3 होंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन के पास ना एक बॉन्ड पेयर होता है और 3 लोन पेयर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं और 2 ये लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर जनरली होते हैं, पर इस केस के अंदर क्या हो रखा है, एक नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है। एक प्लस का मतलब होगा सर इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दो तो एक रह गया। अब इस एक को भी शेयर करवा के बॉन्ड बना दो, तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता नजर आ रहा है तेरे को क्वेश्चन नंबर 5 में? पहले ही बता। यस सर यस आ रहा सर है। नाइट्रोजन के क्या 4 बॉन्ड से ऊपर बन सकते हैं जिंदगी में? सर नहीं नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि 2D होता ही नहीं, खाली, और जो थे वो बन चुके हैं। तो फास्फोरस, फास्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता है। फास्फोरस की आउटर मोस्ट होती है 3s2 3p3, बट जहां n इज इक्वल टू 3 आएगा वहां 3D पड़ा तो होगा, पड़ा होगा, खाली पड़ा होगा, यूज नहीं कर रहे, पड़ा होगा पर। तो उसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज जाएगा और ऊपर वाले केस में यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगी, इसीलिए ड्यू टू रेजोनेंस आंसर लिख देता हूँ बस। आई होप आपको समझ में आ रही होगी ये वाली कहानी, ठीक है? तो इसको नोट कर लेना। शौर्य यार स्क्रीनशॉट ले लियो, तो बाकी ने नोट कर रखा है। 1 मिनट का यस टाइम दे सर रहा हूँ, जिसको जो जो भरना है भर लो, उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है? सर आप ऑर्गेनिक का टेस्ट कब लोगे? बेटा ऑर्गेनिक के टॉपिक तो हो जाए पहले, अभी तो पढ़े हुए हैं, ठीक है? क्योंकि हम सारा कर रहे हैं बिल्कुल, राइट, तो हमको थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी चाहिए और बाकी चैप्टर भी रहते हैं, ठीक है? तो यार इसको रिवीजन आप लोगों ने खुद ने करनी है, मैं इसका टेस्ट बना दूंगा, बीच में से बनाते हैं। अभी ना 12th क्लास का कुछ एग्जाम चल रहे हैं, उनसे फ्री होके तुम्हारे पे आऊंगा, फिर तुम्हारे टेस्ट फिर लेंगे। तुम्हारे स्कूल में तो अभी अभी पेपर हुआ है ना सभी के, या किसी के चल रहे होंगे, सर मुझे लगता है, पता नहीं, पर हो गए हैं मोस्टली 11th के अंदर, ठीक है? यस सर सर मेरा है कब है बेटा पेपर? सर मेरा हाँ 20th को है सर चल एक काम, क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है, इस बारे में, है ना? यस सर तो फिर भी रिकॉर्डिंग भी फिर उस तरीके से चलती है, ठीक है? चलें आगे बढ़ जाएं। आ जाओ भाई अगले टॉपिक पे आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या मैं नोट्स क्लास के बाद भेज दूंगा, ठीक है? देखो अब इसके बाद ना अपने पास एक टॉपिक है, रेजोनेंस ऑब्लिक मीजोमेरिक इफेक्ट। तो रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट ना यार एक ही बात है बिल्कुल, मतलब मैं क्या बताऊं तुम्हें, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट बिल्कुल एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है, ठीक है? बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि अगर मैं रेजोनेंस की बात करता हूं तो मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किसी भी साइड पे चला सकता हूं। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चला के दिखाई हुई है, बॉन्ड से इधर बॉन्ड बना दो, इसको इधर कर दो, ठीक है? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनेगा? ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। आपको पता है कि अगर आप दूसरी साइड चलाते, अगर ये इधर और ये इधर जाता तो क्या बनता? तो फिर कुछ इस तरीके से बनता कि इधर आता नेगेटिव, इधर आता पॉजिटिव, इधर आता डबल बॉन्ड, यही बनता ना यार? आप ही बताओ, ठीक है? तो ये क्या यस है? बाय डायरेक्शनल है, बाय डायरेक्शनल है। बस मीजोमेरिक इफेक्ट ना यूनिडायरेक्शनल होती ये भी रेजोनेंस ही है, पर ये यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल किस वजह से होती है? कोई ग्रुप लग जाए जिसपे लोन पेयर हो, या कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मजबूर हो जाती है एक ही तरफ चलने के लिए। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है? जैसे देखो ये दो डबल बॉन्ड है और ये NH2 है,
नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है जब, तो उसके ऊपर एक क्या होता है, लोन पेयर। ये बात मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखी है। अब आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने को देता तो आप बाई डायरेक्शनल बनाते हैं, मतलब बोथ साइड चलाते? नहीं चलाते। क्यों? आप कहते हैं सर नाइट्रोजन के ऊपर पड़ा है लोन पेयर। लोन पेयर जहां होता है सर, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है और ज्यादा से कम की साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ट्रेवल करती है। फिर ये इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से बनता, ठीक है। अगर ये इस तरीके से बनता तो या था डबल हेडेड एरो, या था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे आता प्लस डबल बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड इधर, राइट, ये बॉन्ड इधर बनता और ये इधर जाता और इस पे नेगेटिव आता। क्या आपको ये बात समझ में आई? बोलो यार। कि यार देखो, जब आप एक ही तरफ को हो ना, तो वो इफेक्ट जो रेजोनेंस था पहले, उसको मीजोमेरिक भी कह सकते हैं। क्या मीजोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट है? जी हाँ, सारे मीजोमेरिक रेजोनेंस है। क्या सारी रेजोनेंस मीजोमेरिक है? सारी रेजोनेंस मीजोमेरिक नहीं है। अरे सारा मीजोमेरिक रेजोनेंस है। समझ में आ रहे हो? पर सारा रेजोनेंस मीजोमेरिक नहीं है। सर असर्शन और रीजन का सर क्वेश्चन। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको कहा कि मीजोमेरिक केवल यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। तो रेजोनेंस तो बाय डायरेक्शनल है, कहीं भी कर लो वो रेजोनेंस ही कहलाएगी। तो जो मीजोमेरिक है वो रेजोनेंस भी है, बेसिकली वो रेजोनेंस ही है सारी की सारी, ठीक है। बट रेजोनेंस क्या है? बाय डायरेक्शनल है। तो मीजोमेरिक बाय डायरेक्शनल हो नहीं सकती, इसलिए सारी रेजोनेंस मीजोमेरिक नहीं है, बट सारी मीजोमेरिक रेजोनेंस है। इसीलिए बस मैंने आपको यही फर्क समझाने के लिए दो टॉपिक पढ़ाए हैं। आज के बाद आपको कोई रेजोनेंस बोले मीजोमेरिक बोले, आपको वैसे जनरली कहीं फर्क नजर आएगा नहीं, ठीक है। तो आप अपना वही कंसेप्ट चलाना जो रेजोनेंस वाले चलाए हैं। ये मत सोचना कि कोई नया नाम आ गया तो कोई नई आइटम है, ये कोई नया आइटम नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। बस एक ही फर्क है, एक यूनिडायरेक्शनल है, एक बोथ वेज जा सकता है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और इसके बाद कमाल की बातें करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से आगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, या नोट कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। फिर मैं बढ़ रहा हूं आगे, राइट। फैक्टर्स अफेक्टिंग, अच्छा एक कहानी और, जैसे मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है, तो इसको हम एम इफेक्ट के नाम से भी जानेंगे। भाई हर बार मीजोमेरिक मीजोमेरिक लिखना सही नहीं है, और रेजोनेंस को फिर हम आर लिख देंगे उस तरीके से, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म हम यूज करने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखो ध्यान से, क्लास के बाद नोट्स डेफिनेटली मिलेंगे, राइट। अब देखो ध्यान से, फिलहाल मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अपने को एक टॉपिक करना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेसोमेरिक इफेक्ट। देखो पहले मेरी बात मानना, आप कोई भी नोट मत करना, मैं आपको इसके लिए 3 से 4 मिनट अलग से दूंगा नोट करने के लिए, प्रॉमिस, ठीक है। जल्दी नहीं मारूंगा, बट आप लोग अब लिखोगे नहीं, आप अब मेरे को सुनोगे, क्योंकि फैक्टर्स अफेक्टिंग मेसोमेरिक है, अच्छा टॉपिक है, राइट। तो पहला फैक्टर जो है वो साइज का, साइज का है पहला, ठीक है। अगर आपको कंपेयर करना पड़े कि कहाँ मेसोमेरिक ज्यादा होगा और कहाँ मेसोमेरिक कम होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये 3 पार्ट बनाए हैं और इन 3 पार्ट में आपको ये बताना है कि किसमें मेसोमेरिक ज्यादा होगा और किसमें मेसोमेरिक कम होगा, ठीक है। सारे पार्ट मैं ही आपको समझा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिनमें कंपैरिजन हो रहा है उनमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है। तो आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस के नाम पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक यहाँ पे दिखेगा। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये सारे के सारे ग्रुप 15 के हैं, एक दूसरे के नीचे आते हैं और एक जैसी प्रॉपर्टीज शो करेंगे। बस फर्क ये है कि नाइट्रोजन सबसे छोटा है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। आई होप सबको अब तक मालूम होगा, राइट। तो नाइट्रोजन के जो ऑर्बिटल है, सबसे पहले रेजोनेंस है कि नहीं है? डेफिनेटली सर, लोन पेयर कई बार किसी किसी डायग्राम में दिखाने जरूरी नहीं होते हैं, पर मैं आपको, आप हमको दिखा दो, ठीक है। तो सबके ऊपर बेटा बॉन्डिंग के हिसाब से एक एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड है, राइट। अब सब में रेजोनेंस तो है, ज्यादा कहां पे होगी, या ज्यादा एम इफेक्ट या ज्यादा आर इफेक्ट कहां पे होगा? तो साइज के कंसेप्ट में जब भी आप डाउन द ग्रुप के एलिमेंट्स देखोगे, एलिमेंट्स ग्रुप्स में देखोगे, तो आप हमेशा साइज का कंसेप्ट लगाओगे। इस बात को सबसे पहले आपको दिमाग में बांधना है। क्या है सर साइज का कंसेप्ट? साइज का कंसेप्ट कहता है कि नाइट्रोजन ने ओवरलैपिंग किसके साथ करनी है? कार्बन के साथ। और आपको मालूम होगा कार्बन और नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में आते हैं,
यानी कि दोनों सेम पीरियड में आते हैं, यानी कि दोनों में शेल्स का अंतर ज्यादा नहीं है, कोई अलग से नेक्स्ट शेल नहीं आ रहा है। तो ऑर्बिटल का जो साइज है सर वो आसपास होगा कहीं ना कहीं नाइट्रोजन और कार्बन का। तो आसपास साइज जो होगा वो नाइट्रोजन कार्बन का होगा। सर अब बताओ फास्फोरस में, सर नाइट्रोजन से तो बड़ा ही होगा फास्फोरस, और आर्सेनिक तो पता नहीं कितना ही बड़ा होगा, और जबकि ओवरलैपिंग करनी है उतने छोटे छोटे ऑर्बिटल में। तो बेटर ओवरलैपिंग वहां पे होगी जहां पे साइज जो है आप लोगों का आसपास होगा। तो आप इस कंसेप्ट को ध्यान रखना कि मीजोमेरिक सबसे ज्यादा कहां पे होगी। सबसे ज्यादा, इसको 1 2 3 डाल देते हैं। सबसे ज्यादा मीजोमेरिक 1 में होगी, फिर मीजोमेरिक 2 में होगी, फिर मीजोमेरिक 3 में होगी। रीजन आप लोग ये लिख सकते हो, ठीक है। बेटर ओवरलैपिंग, बेटर ओवरलैपिंग इन केस ऑफ स्मॉल साइज ऑर्बिटल, ठीक है। तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, मतलब आंसर के तौर पे। बस आपको ये याद रखना है, जितना छोटा ऑर्बिटल उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, उतनी ओवरलैपिंग बेहतर, और उतना इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन इजियर, राइट। तो बेटर ओवरलैपिंग मतलब बेटर मीजोमेरिक, तो सबसे 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में। क्या आपको ये बात समझ में आई? फिर मैं आगे बढ़ूंगा, पहले यस और नो का जवाब बताओ। यशिता समझ में आ गई? यस सर। तरनप्रीत समझ में आ गया बेटा? यस ठीक है। देखो भाई, सेकंड नोट मत करना, अभी देखो। सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर देखो मैं कौन से 3 एग्जांपल कंपेयर करूंगा आपस में, आपको अभी समझ में आ जाएगी। मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं? क्या ये एलिमेंट पीरियड में है या ये एलिमेंट ग्रुप्स में है? ये बताओ। पीरियड। ये एलिमेंट सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं, यानी कि पीरियड के जो एलिमेंट्स का कंसेप्ट होता है उसके अंदर मैं हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या न्यूक्लियर चार्ज का जिक्र करूंगा। ऑलमोस्ट एक ही बात है। नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड होते हैं और एक लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन सर 2 बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर होते हैं। फ्लोरीन सर एक ही बॉन्ड बनाता है और 3 लोन पेयर होते हैं। ये आपको पता है, तो आपको ये पता है रेजोनेंस तो तीनों जगह है। क्वेश्चन ये है कि ज्यादा किधर है। देखो, एलिमेंट पीरियड के हैं, कंसेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लगेगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा, जाने नहीं दे रहा, तो रेजोनेंस में दिक्कत हो रही है, तो एम इफेक्ट कम होगा। तो एम इफेक्ट ज्यादा किधर होगा? ज्यादा इस तरीके से होगा। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? बोलिए यार। यस सर। ठीक है। तो दोनों कंसेप्ट अलग अलग है, मतलब आपको जब पॉइंट ऑफ डिफरेंस में एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप के दिखे तो साइज है, अगर पीरियड के दिखे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा टॉपिक जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा, वो तीसरा टॉपिक आपको मैं कल पढ़ा चुका हूं वैसे, उसका नाम है क्रॉस कॉन्जुगेशन। जहां पे भी इंसान 5-6 जगह पे एक साथ हाथ पैर मारता है उसकी नैया जो है वो अक्सर डूब जाया करती है इन जनरल। ठीक है। और जो इंसान एक ही काम में लगा रहता है, मन बना के पूरा लंबा तक जाता है, वो थोड़ा सा ज्यादा ठीक रह जाता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको सोचना है, इस बात को दिल पे बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है। ये बात वैसे ही इन जनरल बात है, ये सब पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना? तो ये जो जनरल सी बात है वो ये है कि अगर आपका किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर क्रॉस कंजुगेशन है, ठीक है, जैसे देखो पहले स्ट्रक्चर के अंदर तो आपको दिख रहा है एक ही जगह पे बहाव है, बट दूसरे के अंदर आप देखो कि यार ये इधर जाए, ये इधर जाए, और ये भी हो सकता है कि ये इधर जाए और ये इधर जाए। तो दो दो पॉसिबिलिटीज आपको नजर आ रही हैं एक लोन पेयर के साथ स्ट्रक्चर बी में। क्रॉस कंजुगेशन हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, हमारी सेहत के लिए अच्छी है वन फ्लो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। तो जहां पे क्रॉस कंजुगेशन हो और जहां पे सिर्फ एक ही साइड पे हो तो हम एक ही साइड वाला चुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या आपको ये कहानी क्लियर हो रही है? बोलो यार। यस सर। ठीक है। चौथा यस पॉइंट सर मिसलेनियस है, यानी कि ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा और इम्पोर्टेंट भी काफी है और आपके दिमाग को परेशान जरूर करेगा। ठीक है। फिलहाल इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, स्टीयरिक फैक्टर। क्या है स्टीयरिक फैक्टर? ठीक है। स्टीयरिक वर्ड जब भी आता है मैं रिपल्शन का ही जिक्र करता हूँ। मतलब रिपल्शन बोले तो इलेक्ट्रॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर में जो है उनके संबंध अच्छे नहीं है, वो एक दूसरे को धक्का मारते हैं और कुछ हिलजुल जाता है मैटर साथ, सही है वो वाला
टॉपिक है स्टीयरिक फैक्टर का, ठीक है। अब देखो आगे मेरी बात सुनो, ये कब लगेगा, ये बहुत ही कम केसेस में लगेगा, पर्टिकुलर केसेस में लगेगा। और ये मान लो OH था, OH ने रेजोनेंस करनी ही करनी है, अब आपको दिख नहीं रही पर मैं आपको कह रहा हूँ कि इसने करनी है, मतलब इसने उधर इलेक्ट्रॉन भेजनी है। ऐसे ही ये इसका भाई आ गया पीछे से OR। R होता है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप होता है कार्बन की कोई भी चेन, ठीक है। इन दोनों ने रेजोनेंस करनी है, इलेक्ट्रॉन देने हैं। मैंने आपसे पूछा इन दोनों में से बेहतर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन देगा, कौन ज्यादा बेहतर रेजोनेंस करेगा। आपने कहा दोनों तरफ ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर है, बस एक ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस नजर आ रहा है सर, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन का कोई ग्रुप लगा है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है। सर आपको याद आ रहा है कि कार्बन का ग्रुप जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, हमेशा डोनेटिंग ग्रुप होता है और प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन जो है वो पुश कर रहा है। तो सर स्ट्रक्चर नंबर सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ रही होगी, क्योंकि R तो हेल्प कर रहा है ना ऑक्सीजन की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है और आगे ट्रेवल करेगा। तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, कौन ज्यादा रेजोनेंस करना चाहिए, स्ट्रक्चर 1 या 2, पहले ये बताओ भाई, बोलो यार, बोलना तो पड़ेगा, देखो बोले बिना सीखोगे नहीं, तो बोलो। अनमोल, अभिषेक, दक्ष, बोलो बेटा। स्ट्रक्चर सेकंड को करना चाहिए, स्ट्रक्चर सेकंड को करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए पर करता नहीं है, राइट। देखो क्यों नहीं करता, अब मेरी बात सुन लो दोबारा से, ठीक है। ये जो R ग्रुप है ना, ये बड़ा ग्रुप है, मोटा ग्रुप है। ये मोटा ग्रुप इस लोन पेयर के साथ क्या करेगा, रिपल्शन। ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन। इस रिपल्शन से क्या होगा, लोन पेयर आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा और आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से इसकी अलाइनमेंट जो हो रही थी वो बिगड़ जाएगी। तो अलाइनमेंट बेटर किधर है इलेक्ट्रॉन की, पाई के साथ, पहले वाले केस में जहां पे छोटा ग्रुप था, इसीलिए यहाँ पे स्टीयरिक फैक्टर की वजह से रेजोनेंस ज्यादा होगी और वहां पे कम होगी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है या नहीं? सूर्य एक और बार एक्सप्लेन कर दो। देखो ये इसके अंदर क्या है कि जैसे देखो OR और OH है, आपको ये बताना है कि रेजोनेंस के अंदर कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, बेसिकली यही टॉपिक चल रहा है हमारा, ठीक है। वो R देगा या OH देगा। तो आपने हिसाब लगाया कि सर जहां पे ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ा था, कार्बन डोनेटिंग ग्रुप होता है, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दान करता है। तो सर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करूंगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज्यादा कहाँ होगी, OR वाले केस में होगी। क्या इस बात से एग्री करते हो? अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो R वाले केस में ज्यादा होगी, कायदे से देना उसको चाहिए था, पर यहाँ पे एक काम हो जाता है बड़ा सा कि एक मोटा सा ग्रुप आता है कार्बन का, वो मोटा सा ग्रुप क्या करता है, लोन पेयर जो उधर जाना होता है उसको धक्का सा मारता है और वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। तो आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से उसकी अलाइनमेंट यानी कि डीलोकलाइजेशन होने की जो टेंडेंसी थी वो घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसलिए ज्यादा बेहतर तरीके से इलेक्ट्रॉन कौन दे पाएगा, OH दे पाएगा ओवर OR, ठीक है। तो आपको बस यही जानकारी रखनी थी। क्या ये बात समझ में आई? यही जानकारी है, ये आपको याद रखनी है बात। यस सर। सही है। इसके बाद आप क्या करोगे, आपको नोट करने हैं या मैं आगे बढ़ जाऊं? सर करना है। करना है नोट, ठीक है। इसको फटाफट से नोट कर लो यार, कर लो फटाफट से नोट। 2 से 3 मिनट का ही टाइम है हमारे पास और उतना ही मैं दूंगा। इसके बाद मैं आपको बहुत ही बढ़िया बातें बताऊंगा, ठीक है। और आपका पूरा दिमाग लगने वाला है उसके अंदर, तो बिल्कुल दिल थाम के बैठना और इस टॉपिक को अच्छे से नोट करते वक्त याद भी कर लेना। साइज का कंसेप्ट आएगा सर, तो छोटा ऑर्बिटल बेटर ओवरलैपिंग करेगा, ज्यादा रेजोनेंस होगी। आज की क्लास के अंदर क्या टॉपिक है, ज्यादा रेजोनेंस कहाँ पे होगी, ठीक है। आज के यही क्वेश्चन चल रहे हैं, ज्यादा रेजोनेंस कौन करेगा, कहाँ पे होगी, ये वाला टॉपिक आप करो। लास्ट क्लास में स्टेबिलिटी थी, इनमें से स्टेबल कौन, आज इनमें से ज्यादा कौन करेगा, ठीक है। तो पहले तो टॉपिक को पकड़ना बहुत जरूरी है, जल्दी से नोट कर लो। जैसे ही फर्स्ट पेज हो जाए बताना, फिर सेकंड पेज पे आपको नोट करना होगा। मैं 2-2 मिनट का टाइम दे देता हूँ। सर हो गया, नेक्स्ट पेज कर दो। हो गया, सभी का हो गया, आगे बढ़ जाए। ऋषिता बेटा समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, आगे देखो, ये लो
आगे बढ़ जाए भाई। ठीक है, नोट हो गया होगा भैया, ये होगा ना सबका। आगे बढ़ रहा हूँ, और अब साथ साथ नोट करना थोड़ी सी, मतलब 2 4 5 मिनट और साथ साथ नोट कर लेना, और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा तो सिर्फ सुनना। हो गया? यस सर। चलो ठीक है, आगे चलो। चलो, अब आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनना। आपको ऑर्डर लगाना है, मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट का क्या लगाना है, ऑर्डर। ऑर्डर में मैं आपको सबसे पहले बता दूं, दो टाइप के ग्रुप्स आएंगे। जैसे हमने इंडक्टिव में प्लस आई और माइनस आई किया था, वैसे हम इसमें प्लस एम और माइनस एम करने वाले हैं। प्लस एम ग्रुप्स वो ग्रुप्स होंगे जो डोनेटिंग होंगे, और माइनस एम ग्रुप्स वो होंगे जो विड्रॉइंग होंगे। मतलब मैं इसमें जो भी कैटेगरी बनाऊंगा वो डोनेटिंग और विड्रॉइंग की बनाऊंगा, और उनको आपस में कंपेयर करूंगा। तरह तरह के बना के फिर आपस में कंपेयर करेंगे कौन ज्यादा डोनेट करेगा, कौन कम करेगा। ठीक है, सबसे पहली बात, प्लस एम वाले सारे डोनेट करने के लायक रहेंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी बात याद दिलाता हूँ, मैंने आपको बता रखा है, अगर बेंजीन पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसके पास लोन पेयर है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो वो आसानी से बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और वो सारे डोनेटिंग ग्रुप में आएंगे। दूसरी तरफ मैं आपको कहता हूं कि अगर कोई ग्रुप ऐसा है जिसपे मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा है, जैसे CHO, ये कार्बन बेचारा भूखा है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो ऑक्सीजन बैठा है वो कहता है यार मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स ले लूंगा, कार्बन बेचारा रह जाता है, कार्बन पे प्लस आ जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अब ऊपर जाना पड़ता है कार्बन की भूख मिटाने के लिए। तो ये जो ग्रुप है पर्टिकुलरली वो विड्रॉइंग नेचर का है, और एक्स यहाँ पे जो ग्रुप है वो डोनेटिंग है। क्लियर सी बात आपको समझ में आ रही है? पहले ये बताओ यस और नो। यस। अब इन ग्रुप्स को स्टडी करेंगे, मतलब यहाँ पे एक्स है तो यस सर। एक्स कितनी वैरायटी का हो सकता है, एक्स में क्या क्या आइटम आप ले सकते हो, यानी कि कौन कौन सा ग्रुप जो बेंजीन पे लगने के बाद डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा, और कौन कौन सा ग्रुप जो बेंजीन पे लगने के बाद विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इनमें इनमें भी कंपैरिजन कर रहा हूँ, इनमें भी ऑर्डर लगा रहा हूँ। ठीक है, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये कार्बन से जुड़ा हुआ बॉन्ड है, और बाकी का तो आप जानते ही हो फिर। ठीक है, तो इसको आप कॉपी करो एक बार, और ये अच्छे अच्छों को नहीं पता होता बेटा, ठीक है ना, और ये अच्छे अच्छे भूल भी जाते हैं जल्दी से, तो आपको बनना है उनसे भी अच्छा, तो आपको करनी पड़ेगी मेहनत साथ साथ। ये ऑर्डर सारे कॉपी करो, फिर मैं आपको एक एक करके सारी कहानी समझा रहा हूँ।
नोट कर लो आराम से, फिर मैं आराम से बता देता हूँ, ठीक है। 2 मिनट दे रहा हूँ, इसको नोट कर लो आराम से, फिर मेरी बात ही सुनना सिर्फ, ठीक है। बड़े भाई आगे चलें, यस आ जाओ, देखो सुन लो बस, अब लिखना मत क्योंकि फिर नहीं आएगा समझ में। सुन लो बहुत ध्यान से, बहुत छोटी छोटी सी बातें लगेंगी आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पूरा निचोड़ है जो आप सीख रहे हो, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से सुनो, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए बेटा, लिखना मत बिल्कुल, आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस एम इफेक्ट में सिर्फ डोनेटिंग आते हैं और माइनस एम में विड्रॉइंग। अब डोनेटिंग की पहचान क्या है, या तो लोन पेयर होना चाहिए या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो वो डोनेटिंग की कैटेगरी में फिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला आपको जो दिख रहा है यहाँ पे कंपैरिजन हुआ हुआ, वो ये दिख रहा है कि O पे जो है वो माइनस है और NH2 पे जो है वो लोन पेयर है, ठीक है। पहले कंपैरिजन के अंदर ही बहुत दिमाग लगाया पूरा। आप देखो ध्यान से, माइनस का मतलब भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, सही है। और लोन पेयर का मतलब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर। दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर ही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है, कौन ज्यादा डोनेट करेगा। और दोनों एलिमेंट्स किसके हैं, दोनों एलिमेंट्स पीरियड के हैं। पीरियड के एलिमेंट्स में किसका कंसेप्ट लगता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो कायदे से ऑक्सीजन को पीछे आना चाहिए था और नाइट्रोजन को आना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर। ये क्या स्टडी कर रहे हो अब, किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की पावर ज्यादा है। ये तो क्लियर है कि दोनों डोनेट करेंगे क्योंकि एक पे लोन पेयर एक पे नेगेटिव, किस पे डोनेशन की पावर ज्यादा है। तो आप क्या कहोगे, किस पे डोनेशन की पावर ज्यादा है। मैंने तो O पे माइनस किया है, ठीक है। पर हमारी जितनी स्टडी हमने अब तक करी है उसके अकॉर्डिंग बनता था NH2 को आगे। पर यहां से मैं आपको नई बात बता दूं, अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज है और लोन पेयर है, तो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज में डोमिनेटिंग कौन हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब माइनस का मतलब एक पूरा का पूरा चार्ज है। आपको ये भी पता है कि आप जितना ज्यादा न्यूट्रल होगे उतना स्टेबिलिटी की ओर मूव करोगे, ठीक है। तो जब आप नेगेटिव चार्ज को दोगे तो जीरो आएगा पीछे, पर जब आप लोन पेयर को दोगे तो पीछे पॉजिटिव आएगा। ये बात तो हम लोग सीख चुके हैं पहले। इसका मतलब सर जब भी पहले नेगेटिव चार्ज हो ओवर लोन पेयर, तो मुझे किसको डोमिनेट करवाने, मुझे नेगेटिव चार्ज को ज्यादा देना है एज कंपेयर टू लोन पेयर। क्या आप ये बढ़िया सी बात समझ पाए हो, ये बताओ। अगर किसी एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज है और किसी पे लोन पेयर है, ज्यादा जल्दी कौन जाएगा, ज्यादा जल्दी वो जाएगा जो पे नेगेटिव चार्ज है। पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो दक्ष, समझ में आ रहा है बेटा, अभिषेक, यस और नो। यस सर। ठीक है चलो, अब आपको अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है तो आप सेकंड देखो, ये सेकंड देखो, ऊपर वाले और मत देखना, ये जल्दी जल्दी समझ में आएंगे। नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, फ्लोरीन पे लोन पेयर, एलिमेंट पीरियड के कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसीलिए NH2 आगे है OH और H। क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बराबरी की चीजों में कंपटीशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल आप लगा सकते हो, ठीक है। वैसे ही आप नीचे आओ, नीचे आओ, पार्ट नंबर 3 में आओ, पार्ट नंबर 3 में थर्ड पार्ट में फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर, क्लोरीन पे 3 लोन पेयर, ब्रोमीन पे 3 लोन पेयर। सारे के सारे डोनेटिंग क्यों है, क्योंकि सबके पास लोन पेयर है। अब कौन ज्यादा डोनेटिंग है, सर एलिमेंट्स ग्रुप के अंदर है, ग्रुप वालों में साइज का कंसेप्ट लगता है, और साइज जिसका छोटा होता है वो बेटर ओवरलैपिंग करता है, इसलिए फ्लोरीन आ गया है, ना कि इसलिए आ गया कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो कमाल की बात थी ये। इसके नीचे देख, नेगेटिव को नेगेटिव से कंपेयर किया है, इसका मतलब एलिमेंट देख, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन लगाए हैं, एलिमेंट सेम पीरियड के हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट लगेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कम होगा, जो कम पकड़ के इलेक्ट्रॉन को रखेगा वो जल्दी देगा, इसलिए कार्बन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है, बोलो यार, ओए बोलो यार, कमाल की बात है, बोलो भाई।
क्या आपको एक कमाल की 3 बातें Yes. समझ में आई हैं? ठीक है, अब आप ऊपर देखो, राइट, इसके बाद के 2 में देखो, ये 2 में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। ये स्टीयरिक हिंड्रेंस वाला कंसेप्ट है जो मैंने ऑक्सीजन में आपको करवाया था। कायदे से देना तो Nr2 को चाहिए था, पर R ग्रुप अपने आप में स्टीयरिक हिंड्रेंस इतनी कर देगा कि उसका अलाइनमेंट बिगाड़ देगा। तो ये वाला वो कंसेप्ट की वजह से है। ये सेम वही कंसेप्ट है जो स्टीयरिक हिंड्रेंस का अभी आपको पीछे पढ़ाया था। पीएच का मतलब होता है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को पीएच कहते हैं, फिनाइल रिंग। खुद बेंजीन रिंग जब लगी होती है तो ठीक है, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड होता है तो आराम से लिंकिंग कर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑर्डर आपको पता ही है किस वजह से पीछे है। तो क्या आपको प्लस एम के सारे ऑर्डर का रीजन भी समझ में आया? सबसे पहली बात ये बताइए कि प्लस एम में कौन कौन आएंगे? वो लोग आएंगे जिसपे लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। फिर उनमें कंपैरिजन कैसे करना है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरिक फैक्टर। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन वहां से निकल करके आए हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ माइनस एम के अंदर। माइनस एम में वो सारे के सारे ग्रुप होंगे जो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे। मैंने एग्जांपल आपको ऊपर लेके दिखाया था। क्या नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसके साथ मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा है? बिल्कुल, NO2 ग्रुप विड्रॉएंगे। क्या सल्फर के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा है? एग्जैक्टली विड्रॉएंगे। क्या कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन जुड़ा है? एग्जैक्टली विड्रॉएंगे। तो सब के सब में आपको एक प्यारी सी बात दिख रही होगी। अब इसके अंदर कमाल की बातें सुनना बड़े आराम से। पहले 3 ग्रुप तो आपको याद ही करने पड़ेंगे कि यार ये आगे क्यों था, ये पीछे क्यों था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये वाली कहानी घड़ी। पर आप जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन नीचे कर सकते हो। किसमें? जैसे CHO है, C डबल बॉन्ड OH, और आप कंपेयर कर सकते हो C डबल बॉन्ड O CH3 में। देखो आप बड़े ध्यान से देखना, ये आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगा बट आप कोशिश करना। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। आप देखो कि दोनों में पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? दोनों में पॉइंट ऑफ डिफरेंस है CH3। और मैं आपको एक बात बता दूं, हम क्या टॉपिक कर रहे हैं? हम ये टॉपिक कर रहे हैं कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से ज्यादा खींचेगा। क्या CHO इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा या C डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा? क्योंकि खींचेंगे तो दोनों। ठीक है, क्यों खींचेंगे दोनों? क्योंकि ये इस पे इधर जाएगा, इस पे इधर, तो कार्बन पे दोनों जगह प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये इधर और ये इधर। ठीक है ना, तो दोनों खींचेंगे। अब ज्यादा कौन? सुनो ध्यान से, पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे आ जाओ। पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये CH3 और H का है। CH3 ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है? इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, प्लस आई। प्लस आई मतलब डोनेशन। कहने का मतलब ये CH3 ग्रुप इस कार्बन के भूखेपन को, जितना ये ज्यादा भूखा होगा कार्बन, उतना बेंजीन से खींचेगा। इस कार्बन को जो भूख लग रही थी वो CH3 के द्वारा भी थोड़ी सी मिटाई जा रही है वाया इंडक्टिव इफेक्ट। दैट इज व्हाई CHO ग्रुप की खींचने की ताकत ज्यादा है ओवर C डबल बॉन्ड CH3। आई रिपीट, कार्बन पे जो प्लस चार्ज इधर आ रहा था उसको, उसकी भूख को कम कौन कर रहा है? उसकी भूख को कम कर रहा है पड़ोसी वाला CH3। CH3 कहता है ओए सुन, मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो कम, मैं कम जानदार इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूंगा, पर मैं दूंगा जरूर। ठीक है, मतलब मैं तुझे खाना तो खिला रहा हूँ बट मैं तुझे सिंपल दाल और सिंपल रोटी दे रहा हूँ, ना कि शाही पनीर परोस रहा हूँ। ठीक है ना, तो अब उसी तरीके से आप सोच सकते हो यहाँ पे भी कि CH3 थोड़ा थोड़ा दे रहा है पर दे तो रहा है। अब कार्बन भूखा कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू CHO में, इसलिए वो आगे था और वो पीछे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। फिर उसको इनसे कंपेयर करो। आगे जो ग्रुप बने हुए हैं वो कुछ ऐसे बने हुए हैं, देखो OH और फिर C डबल बॉन्ड NH। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ बने हुए हैं, आप सिर्फ देखो, आप नोट मत करो। नोट करोगे तो गए, फिर ना आ रहा कुछ भी समझ में। ठीक है ना, अब इधर देखो, ये OR, ये लोन पेयर है। सबसे पहली बात तो ये वाले ग्रुप का क्या कसूर है, ये इतना पीछे क्यों लाई कर रहे हैं एज कंपेयर टू आगे? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि देखो बेटा, क्रॉस कंजुगेशन का कंसेप्ट पढ़ाया था। ये यहाँ तो कंजुगेशन हो ही रही है, पर ये कंजुगेशन यहाँ भी पॉसिबल है। अगर कंजुगेशन 2 साइड हो रही होती है तो वो कंजुगेशन जो है वो अब बेहतर नहीं होती, वो थोड़ी सी पुअर होती है। मैंने आपको पीछे कंसेप्ट लिखवाया, इसीलिए ये वाला ग्रुप जो है वो बाकी आगे के 2 ग्रुप से पीछे है। फिलहाल आप देखो यहाँ पे नाइट्रोजन से आगे क्यों है ये वाला ग्रुप, तो इसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन फटाफट इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि क्रॉस कंजुगेशन जो हो रही है वो नाइट्रोजन के केस में ज्यादा हो रही है जल्दी,
जिस वजह से उसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो क्या ये कमाल की बातें आप हजम कर भी पा रहे हो, या इसमें कोई डाउट आ रहा है? और ये सेकंड वाला देख लो, फिर जिसको जिसमें डाउट हो मेरे से पूछ लेना। ये सेकंड वाला देखो, अब कार्बन दूर से कह रहा है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, और बोरोन दिखा नहीं रहा भूखा है, तो जल्दी खाना किसको मिलेगा? जो दूर से चिल्ला रहा है कि मैं भूखा हूँ, मेरे को दो, मेरे को दो। तो कार्बन पे प्लस है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बोरोन पे अभी खाली पी ऑर्बिटल है, उसमें प्लस नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन फटाफट फटाफट इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? CH2 प्लस, यानी कि जिस पे प्लस हो वो ज्यादा भूखा है एज कम्पेयर टू जो दिखाएगा, मतलब खाली हो पर दिखाएगा। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? पहले ये बताओ तो बोलो यार। यार ये कमाल की बातें हैं यस बहुत सर। ज्यादा। ठीक है, सुनीता समझ में आ रही है? तरनप्रीत समझ में आ रही है? बेटा बोलो यार। ठीक है, यस सर। अब मैं आपको होने वाली कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ अगले 3 से 4 मिनट के अंदर, क्योंकि आप लोग जो है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो मीजोमेरिक यानी कि रेजोनेंस और इंडक्टिव के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ ग्रुप्स जो प्लस एम और प्लस आई दोनों दिखाते हैं। प्लस का मतलब डोनेशन होता है, जो रेजोनेंस से भी डोनेट करेगा और जो इंडक्टिव से भी डोनेट करेगा, क्योंकि काफी सारे ग्रुप दोनों दोनों लगा ही सकते हैं सारे ग्रुप। ठीक है, अब जैसे देखो O पे माइनस है, S पे कभी माइनस आ गया, CH2 पे माइनस आ गया, NH2 पे माइनस आ गया। देखो यार ऐसा है कि माइनस चार्ज जब जो होता है ना माइनस, वो निशानी होती है कि इसके पास बहुत माल है। माइनस चार्ज होती है अमीरी का चिन्ह, ठीक है, निशानी। तो चाहे इंडक्टिव हो चाहे मिजोमेरिक हो, दोनों डोनेट ही करेगा। आपने ऐसे नहीं सोचना, आप एक कॉन्ट्राडिक्टिंग बात सोच सकते हो। क्या सोच सकते हो कि यार ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो माइनस आई दिखाएगा। ना 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 ना, ऑक्सीजन नहीं है ये, ऑक्सीजन पे माइनस है। ऑक्सीजन का माइनस मतलब बहुत यार पावरफुल बंदे हैं, बहुत ही पैसा है इनके पास, तो इंडक्टिव से भी देगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा भी देगा, और लुटा लुटा के भी देगा। ठीक है, लुटा लुटा के देने का मतलब मैं रेजोनेंस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब देखो जो कंफ्यूजन वाले हैं, कंफ्यूजन वाले ये हैं जो प्लस एम भी दिखाते हैं और माइनस आई भी दिखाते हैं। अब इनका क्या होगा बेचारों का? और इसके अंदर चलो वो बात बाद में, पहले जो प्लस एम और माइनस आई दिखाते हैं वो कौन कौन है? जैसे OH हो गया, OR हो गया, OET हो गया। ET मतलब इथाइल ग्रुप होता है, ठीक है, CH2 CH3 NH2 हो गया। अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताई कि ये ग्रुप प्लस एम दिखाएंगे। प्लस एम कौन दिखाएंगे गुरुजी? जिसपे लोन पेयर होंगे। क्या लोन पेयर है? लोन पेयर है। क्या नेगेटिव चार्ज है? वो तो नहीं है, पर लोन पेयर वाले आपने सब लिए। ठीक है, अच्छा ये लोग जो हैं वो माइनस आई क्यों शो करेंगे गुरुजी? क्योंकि ये सारे कार्बन से लगे होंगे, और आप देखो स्टार्टिंग एलिमेंट, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है, और लोन पेयर है, मतलब नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, और दूसरा कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, बट रेजोनेंस की तरफ देंगे। और एक कमाल की बात बता दूं, इन सारे के सारे ग्रुप्स के अंदर अगर आप दो कंट्राडिक्टिंग इफेक्ट देख रहे हो, मतलब ऊपर तो सपोर्ट ही कर रहा था, चाहे प्लस आई हो चाहे प्लस एम हो, आपका आंसर बिल्कुल चाहे किसी से भी सोच लो वही बनेगा। बट नीचे वाले केस के अंदर आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना कि कौन डोमिनेटिंग है। अगर दोनों लग रहे होंगे तो प्लस एम को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है इस केस के अंदर ओवर माइनस आई। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इन जनरल आपको प्लस एम को प्रेफरेंस देनी होती है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, बट इसके अंदर भी अगेन केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होगी। प्लस एम जो है वो कम डोमिनेटिंग है माइनस आई से, ऐसा केवल एक ही केस है, मतलब हेलोजन आ जाए ना, अगर हेलोजन आ गए, हेलोजन क्या काम करेंगे? प्लस एम करेंगे। क्यों करेंगे प्लस एम? क्योंकि इन पे लोन पेयर है, जिस पे लोन पेयर होता है वो प्लस एम करता है। प्लस एम का मतलब रेजोनेंस प्लस आर या प्लस एम, एक ही बात है यार बाबा, ठीक है। तो प्लस एम करेगा सर, पर ये माइनस आई करेगा क्योंकि ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब दूसरी बात सर, जब हम कभी भी किसी कंसेप्ट में आंसर देंगे तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का प्लस एम और माइनस आई अगर दोनों लग रहा होगा एक साथ, तो हम आंसर जो देंगे वो माइनस आई के हिसाब से देंगे। और ये थी आपकी मिसलेनियस बात। ये वो बात थी जो आप जल्दी से नहीं पकड़ पाते हो या आपको नहीं पता लग पाती है, तो मैं अलग से उस चीज को मिसलेनियस कह देता हूँ, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल सादे सीधे सादे ग्रुप जो माइनस एम और माइनस आई दोनों दिखाएंगे, ये ऐसे ग्रुप हैं जो माइनस एम भी दिखाएंगे और माइनस आई भी दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है हर तरीके से, रेजोनेंस से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा,
और माइनस आई से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो यार ये कैटेगरी आपको इस तरीके से याद रखनी है। क्या आप ये सारी बातें हजम करते हो? पहले तो ये बताओ यार, ठीक है? यस ये बहुत कमाल की बातें हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसके अंदर छोटे छोटे से छुपे हुए, वो एक साथ लगते हैं। अगर आपने पहले कंसेप्ट सीख ली और अप्लाई करना सीख गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, इसको बार बार रिवाइज आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रेजोनेंस के क्वेश्चन जो है वो एक दिन की क्लास रिवाइज करो और उसका हफ्ते बाद करो और सही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको रोज रोज वापस से सारे कंसेप्ट रिवाइज करने पड़ेंगे, नोट्स अपने खुद की हैंडराइटिंग में बनाने पड़ेंगे। प्लीज किसी के और के नोट्स पे डिपेंडेंट मत रहना, क्योंकि ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, सही है? तो आज की क्लास में इतना ही, रिकॉर्डिंग कर देता हूँ स्टॉप।